सो हेलो 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो यार, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम बहुत लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोग के 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस JR ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए सारा कंटेंट हमने अवेलेबल करके रखा हुआ है। चाहे हम साइंस की बात कर ले, मैथ्स 1 मैथ्स 2 की बात कर ले, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस की बात कर ले, इंग्लिश हिंदी मराठी के ग्रामर, राइटिंग स्किल्स एंड ऐसे कई अनगिनत वीडियोज जो आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं। रिवीजन के वीडियो से, RCC वीडियो से, LMR रिवीजन वीडियो से, कुछ चैप्टर्स के तो वन शॉट रिवीजन भी है। तो वो सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। जो भी पढ़ना है बस YouTube पे सर्च करो, हमारे चैनल का नाम डाल के आपको वो वीडियो मिलेगा। वो वीडियो को देख के आप सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लो और अच्छे से अच्छा पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स अपने आने वाले एग्जाम में स्कोर कर लो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप लोग के लिए हमने न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट किया हुआ था, उसके भी सारे वीडियोस हमने फर्स्ट सेमेस्टर के जितने चैप्टर्स थे उसके अपलोड करके दे दिए। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो। जी हाँ, आप खुश हो जाओगे, जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, चाहे MCQs हो, चाहे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो ऑड मैन आउट हो, ट्रू ऑल फॉल्स हो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल हो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट हो, ये सारी चीजें, मैच द पेयर वगैरह सारी चीजें आज के इस वीडियो में कराने वाला हूं। वो भी लगभग 10-12 चैप्टर्स के लगातार हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दिख रहा है ना पीछे PDF, ये PDF भी आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का। हमारा टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे एक ग्रुप है। उसको जाके लिंक पे क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। JR ट्यूटोरियल्स नाम है उसका भी। उसमें सारे PDFs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड होते हैं। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो जाता है, ये PDF अलग से नहीं सेंड होता यूट्यूब पे। तो उसके लिए हम लोग को एक अलग से ऐप चाहिए, तो वो है हमारा टेलीग्राम। हमारा मतलब सबको पता है टेलीग्राम ऐप होता है, ठीक है ना। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा। दूसरा, जो बच्चे 9th के हैं जिन्होंने हमारा JR ट्यूटोरियल का ऐप पे जाके हमारा वर्तमान बैच को परचेस किया, यानी जो हमारा पेड बैच है ना, जिन्होंने परचेस किया है, उनको भी मैं वहाँ पे 9th साइंस का जो फोल्डर होगा उसमें डलवा दूंगा इस PDF को, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी, लॉ ऑफ मोशन पहला चैप्टर, जैसे कि आप जानते होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जो कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देख रहे हो आप लोग। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो यहां पे एक कॉलम दिया है, मैच द फर्स्ट कॉलम विद एप्रोप्रिएट एंट्री इन द सेकंड एंड द थर्ड कॉलम। यहां पे हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है बच्चा, चलिए तो यहां पे अगर आप देखोगे तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेलोसिटी अगर हम कम करते हैं तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो निगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो। ये ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट कब रहता है, वेलोसिटी जब जीरो एक्सेलरेशन होता है। तो जीरो एक्सेलरेशन का ये आ जाएगा। और कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये है वेलोसिटी इज मूविंग वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जीरो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। इसके अलावा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड बढ़ेगा मतलब यहां पे देखो, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सेकंड वाले का ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड वाले का ये वाला आंसर हो जाएगा। और साथ ही में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी विथ मूविंग 10 मीटर, यहाँ पे कार इनिशियली एट रेट रीच वेलोसिटी ऑफ 50 इन 10 सेकंड, मतलब ये स्पीड बढ़ रहा है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। और आखिरी जो बच गया, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब स्पीड घटना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, तो यानी इसका आ जाएगा ये वाला आंसर। ठीक है बच्चा, कि नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कम होना। इसका मतलब कि वेलोसिटी पे चल रहा था गाड़ी 10 मीटर के सेकंड पे, लेकिन बाद में ब्रेक मार के स्टॉप कर दिया, मतलब वेलोसिटी कम हो गई। तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाले का ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों को मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया। आप लोग बस ध्यान में रखना कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। वर्क में भी पढ़ाया था, वर्क एंड एनर्जी में, और ये एक्सेलरेशन वाले में भी हमने पढ़ा लिया, समझ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे कंप्लीट द सेंटेंस में क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, देखो ध्यान से एक एक करके, कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म होता है, दैट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, कि जहां से मिनिमम डिस्टेंस है स्टार्ट पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट से। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉलो करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा। कोलिजन के दौरान कोई भी चीज जब लड़ता है, कोलाइड करता है, डैश रिमेन कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है। मोमेंटम यानी P इज इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, पढ़ाया था मैंने। द वर्किंग ऑफ ए रॉकेट डिपेंड्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये सारी चीज पढ़ा चुका हूं बच्चा, ऑलरेडी आंसर भी लिख के रखा हूं। तो ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे और ऐप के ऊपर, जाके चेक कर लेना। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये क्या है, न्यूमेरिकल वाला टेबल है, तो ऑलरेडी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, लेकिन इसको भी अगर आप रफली सॉल्व करोगे, मैं बताता हूं कैसे। देखो u दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन 4 दिया है, टाइम दिया है 3, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस 80, जो कि है
न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन है ये, या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन बोल सकते हो। तो फॉर्मूला है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें मुझे u पता है जो कि है 2 प्लस a का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम का वैल्यू है 3 यानी 2 प्लस 12 यानी 14 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे लिख दोगे 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे u नहीं पता है, a दिया है, t दिया है और v दिया है, तो हमारा u नहीं पता है तो v का वैल्यू है 20 इज इक्वल टू u का वैल्यू नहीं पता तो u रहेगा प्लस a का वैल्यू 5 है यहाँ पे और t का वैल्यू 2 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 20 इज इक्वल टू 10 u यानी u इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितना इजी है निकालना। उसी प्रकार जो जो फॉर्मूलेज है इसमें आपको फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज दिए हैं वो डाल के ये सारा बॉक्स को फिल करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता नहीं सकता कि बहुत सिंपल है, बस न्यूमेरिकल का खेल है। समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, जैसे कि देखो क्या बोल रहा है, फॉर वर्क टू बी परफॉर्म एनर्जी मस्ट बी डैश। अब देखो कोई भी काम होने के लिए एनर्जी क्या होना चाहिए, तो सबसे पहली बात हमने एक चीज पढ़ा है कि एनर्जी जो होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है वन टाइप से लेके अनदर, क्योंकि हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे भी सेम है कि जो कोई भी वर्क जब परफॉर्म होती है तो एनर्जी जो होती है वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जूल इज द यूनिट ऑफ डैश। जूल किसका यूनिट है, सभी लोग जानते हैं भाई, इतना तो पढ़ लिया आपने कि जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, which of the following involved in dragging a heavy object on a smooth horizontal surface have the same magnitude। ठीक है ना, तो यहां पे अगर कोई फोर्स, कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है एक हैवी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने के लिए यानी खींचने के लिए स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। तो क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, एक सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये एक स्मूथ सरफेस है मेरा, ठीक है ना, ये एक स्मूथ सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि एक रिएक्शन फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन में। ठीक है ना, समझ में आया। चलो यहाँ पे उसका भी ग्रेविटी लगेगा ना, तो दैट इज द वर्टिकल, एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, याद रखना। समझ में आया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नहीं सॉरी ये चौथा क्वेश्चन, पावर इज ए मेजर ऑफ डैश। पावर क्या होता है कि कितने काम से, वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना, पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क पर यूनिट टाइम यानी द रैपिडिटी विच वर्क इज डन। ठीक है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर मैंने डार्क करके रखा है तो आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। वैसे ही वाइल ड्रैगिंग और लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट नेगेटिव वर्क इज डन बाय, तो ऑब्वियसली जब हम ड्रैग करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो नेगेटिव जो वर्क होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लिखा हुआ है क्योंकि ड्रैग करने के लिए ऑब्वियसली जब घर्षण होगा तो फ्रिक्शन आता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है। फिर रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर अल्टरनेटिव, मतलब कहीं ना कहीं इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज लीस्ट व्हेन यू आर, जब हम बैठे रहते हैं या फिर क्या किए रहते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कब होता है, जब हम ग्राउंड पे सोते हैं। तो सबसे कम यानी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, जब हम स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड होता है। ये आंसर याद रखना। उसके बाद द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द ग्राउंड डैश। क्या बोल रहा है, मतलब ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस देखना है और सही से आंसर देना है। और अगेन ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया था चैप्टर, क्योंकि अगेन मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि भाई चैप्टर के वीडियोस पहले देख लो, क्योंकि ये भले ही हम लोग आपको करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस या फिर और भी जो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी चैप्टर के लेक्चर वीडियोस नहीं देखे हो तो उनको देखो, तब आके आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मैं दे रहा हूं, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब टोटल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट का जब फ्रीली फॉल होता है ग्राउंड की तरफ, उसका क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी चेंज नहीं होता, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग एंड देन डिक्रीजेस, ये नहीं सॉरी थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इफ वी इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, यानी कार चल रही है, उसका स्पीड बढ़ाया 4 गुना उसके ओरिजिनल स्पीड से, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो भाई कितना भी स्पीड बढ़ा लो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी किसमें लगती है, काइनेटिक, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है तो काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल होगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है, तो मूविंग में पोटेंशियल एनर्जी का कोई काम नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। समझा, बहुत सिंपल। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, कोई भी काम हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसके इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यह चीज याद रखना। थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, अब इसमें देखो
इसमें देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक सर्किट डायग्राम में कौन सा चीजें कहाँ लगेगी। तो सबसे पहले देखो, ये क्लियर तो आपको दिख रहा नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई इधर एक बैटरी लग जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस, एक इधर बैटरी लग जाएगा, एक इधर की लग जाएगा, ठीक है ना। मान लो इधर आप ये लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एक एम मीटर लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके अक्रॉस में आप एक वोल्ट मीटर लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे अप्लाई करनी है और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैच द पेयर, क्या बोल रहा है, मैच द पेयर, यहां पे मैच करना है आप लोग को। सबसे पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें से क्या आएगा, इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका वीकली अटैच होता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीकली अटैच हो गया। करंट क्या होता है, करंट जो होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक सेकेंड, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, एक सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ बच्चे लोग, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना। एक डाउट मुझे आया है जो मुझे क्लियर करना है। चलो ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, ये रेजिस्टिविटी क्या करता है, इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब देखो हम लोग को एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आर हमारा एक फॉर्मूला था। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा। तो करंट का वैल्यू आ जाएगा V अपॉन आर, ठीक है ना, ये ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या करता है, इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है। और ये जो बच गया रेजिस्टेंस, सॉरी क्या बच गया हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वीकली अटैच है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, रेजिस्टिविटी का ये आ जाएगा, इंक्रीजेस द रेंज, हाँ ये यहां पे आ जाएगा, सॉरी इसको हम क्लीन करते हैं। हाँ देखो आप ध्यान से देखो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तो चलो हम ले लेंगे वीकली अटैच, मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वीकली अटैच होते हैं। करंट का आ जाएगा वोल्टेज अपॉन आर बिकॉज ऑफ द ओम्स लॉ। रेजिस्टिविटी क्या आएगा, रेजिस्टिविटी का आ जाएगा आपका VA अपॉन LI, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस इन सीरीज का आ जाएगा ये वाला, अब सही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो फर्स्ट का C, सेकंड का A आना चाहिए, तो ये हमने गड़बड़ लिखा हुआ है, सेकंड का A आ जाएगा, थर्ड का D आ जाएगा और फोर्थ का A आ जाएगा। अब ठीक है, नहीं फोर्थ का B आ जाएगा, ठीक है, अब ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना बच्चा, ये आपको मैं PDF दे रहा हूँ, उसमें स्लाइटली एरर हो गया है क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये हमारी टेक्निकल टीम काम करती है इसके ऊपर, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना। मेजरमेंट ऑफ मैटर, ये चैप्टर देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं, सिंबॉल्स लिखने हैं। तो मर्क्यूरी क्या होता है, Hg सिंबॉल होता है, याद रखना। मर्क्यूरी कैन फॉर्म 2 कॉमन रेडिकल्स, ठीक है ना। मर्क्यूरियस आयन, याद रखना, सिंबल Hg 2 का प्लस, ठीक है ना, चार्ज +1 होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मर्क्यूरी आयन सिंबल याद रख लो। पोटेशियम के लिए K होता है, रेडिकल आयन जो होता है उसका K+ होता है, चार्ज +1 होता है। नाइट्रोजन के लिए N होता है। ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, याद कर लेना PDF में देख के। नाइट्राइड का होता है, ठीक है ना। कॉपर का Cu होता है, ठीक है ना। कपरस होता है, कपरिक होता है, याद रख लेना। सल्फर का याद रख लेना, ठीक है ना। कार्बन का दिया हुआ है, कार्बन का याद रख लो। कार्बन का कार्बाइड है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। क्लोरीन का दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लोरीड, हाइपोक्लोरीड, ठीक है ना। क्लोराइड, क्लोरेट, टेकोक्लोरेट, ये सारा मतलब एडवांस वर्जन में हमने पूरा आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखोगे तो राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड डिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस निकालना है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, आपको पता है ये सोडियम का होता है 22.95, लेकिन 23 हम लेते हैं, ठीक है। तो ये 46 हो जाएगा। सल्फर का 32 है यहाँ पे दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये सारे चीज़ को मल्टीप्लाई हम करके प्लस करेंगे तो 142.05, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं। फिर देखो इसका आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास, पता है ना। मॉलिक्यूलर मास में से पोटेशियम का कितना होता है, 20 होता है लगभग, माफ करना 40 होता है, 39 दिया हुआ है यहाँ पे। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इन सारे वैल्यू को प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 138.21 ग्राम पर मोल।
कार्बन डाइऑक्साइड का तो चैप्टर पढ़ाते टाइम ही बताया था, MgCl2 है, NaOH है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सारी चीज़ दी हुई है। इसके अलावा देखो डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे दिया हुआ है, ये कंपाउंड है, मास है, मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे अवोगाड्रो लॉ से निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल्स है, इसके लिए ये आया, ये 5 है ना, ये 5 है ना, ठीक है। तो याद रखना मास अपॉन मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी देखो ऑड मैन आउट दिया हुआ है, ठीक है ना। क्लोरीन, नाइट्रेट, हाइड्राइड अमोनियम, अमोनियम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये क्या है, कटायन है, बाकी सब अनायन है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनिया, इसका आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्यों आ जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, बाकी सब आयंस और बेसिस है, ठीक है ना। ये सारा देखो आंसर मैंने लिख के रखा है, ये सारा आंसर है उसका और रीजन भी लिख के रखा है, तो इसको भी बाय हार्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड इनटू 3 टाइप्स एंड नेम द टाइप्स। तो टाइप्स में रखना है, आपको पता ही है ऑक्साइड 3 टाइप के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जैसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स जनरल तौर पे होते हैं, ठीक है। तो इसको क्लासीफाई करके हम लोग ने लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। CaO बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड है, MgO बेसिक, CO2 एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो, SO3, ठीक है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, उसके लिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसको भी आप बाय हार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारा आपको PDF मिल जाएगा बच्चा। और क्या है, शो द डिसोसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड राइट वेदर द प्रपोर्शन ऑफ डिसोसिएशन इन स्मॉल और लार्ज, ठीक है ना, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका डिसोसिएशन करेंगे H+Cl- होगा, H+ है तो मतलब क्या है, ये एसिड है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लार्ज प्रोपोर्शन में हो रहा है। सोडियम क्लोराइड है, Na+Cl-, Na+Cl- से Cl- आ गया तो मैं बोल सकता हूँ ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएशन हो रहा है। वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH- आ गया मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NH3 NH4+ OH-, ये आ गया, ये भी वीक बेस है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो प्रोपोर्शन है वो स्मॉल है, ठीक है। वैसे एसिडिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारी चीज़ का दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का दिया है। फिर केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पे पूछा हुआ है कि NaOH सॉल्यूशन वाज एडेड टू HCl, तो NaOH + HCl लिखेंगे, तो NaOH + HCl NaCl हो जाएगा और ये OH और H2O बन जाएगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक प्लस H2SO4, तो क्या हो जाएगा, ये जिंक SO4 के साथ चला जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, H2 बच जाएगा, ठीक है ना। ये मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है, ये हम लोग को पढ़ा है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड, तो HCaO कैल्शियम ऑक्साइड और HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये Ca और यहाँ पे NO3 वो भी 2 बार, तो CaNO3 ट्वाइस बन जाएगा आपका कैल्शियम नाइट्रेट, और यहाँ पे H2 और इसका एक O बचेगा तो H2O पानी बन गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो CO2+2 KOH बनेगा K2CO3 और पोटेशियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। तो ऐसे कई सारे रिएक्शन है, आप देख सकते हो। छठा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये भी आपको हमने पढ़ाया हुआ है कि डैश प्लांट हैव सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी, किसकी होती है, थैलोफाइटा की होती है, एकदम सॉफ्ट होती है। एम्फीबियन किसको कहते हैं, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा को बोलते, क्योंकि वो प्लांट पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है। टेरिडोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके वजह से होता है, जाइगोट फॉर्मेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। ये सारा चीज हमने दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। देखो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डैश बॉर्न, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ABC आंसर देखो। थैलोफाइटा ये मेनली ग्रो इन वाटर, एल्गी एग्जांपल है, ब्रायोफाइटा का मॉस एग्जांपल है, टेरिडोफाइटा फर्न है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें आप बाय हार्ट कर सकते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। इसमें भी कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कार्बन साइकिल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसमें अबायोटिक प्रोसेस क्या होता है वो देख लो। ऑक्सीजन साइकिल का बायोटिक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन है और बायोटिक ऑक्सीडेशन है। तो ये सारा चीज़ें जो हमने डिस्प्ले किया आपको बस याद रख लेना है। यूजफुल एंड हार्मफुल वाला चैप्टर, ईस्ट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल किससे होता है, बडिंग से होता है, ये भी पढ़ाया हुआ है हमने। टॉक्सिंग ऑफ फंगल ओरिजिन आर कॉल्ड एज द माइकोटॉक्सिन्स होता है। लेगुमिनस प्लांट जो होता है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, ये चीज़ आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है। प्रोटीन फिक्सेशन एग्जांपल, राइजोबियम का एग्जांपल दिया था हमने, तो राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। क्लोस्ट्रीडियम जो है फूड पॉइजनिंग करता है। पेनिसिलिन जो एक फंगस है, एंटीबायोटिक्स के लिए काम आता है। ईस्ट जो है वो पाव बनाने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए काम आता है, ठीक है ना। और भी है जैसे निमोनिया है, डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स और कोलेरा, तो चिकन पॉक्स आ जाएगा बिकॉज ये जो है एक वायरस से कॉज होता है, बाकी सब जो है क्या होता है, बैक्टीरिया से कॉज होता है। फिर सेकंड वाला लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, ईस्ट और क्लोस्ट्रीडिया, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो यूजफुल है, देखो लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम,
ईस्ट, ये तीनों यूजफुल है, क्लॉस्ट्रिडिया हार्मफुल है। तो क्लॉस्ट्रिडिया भी बाहर निकल सकता है, ईस्ट भी बाहर निकल सकता है, ये दोनों कैटेगरी से आ सकता है। बट ईस्ट जो है फंगस है और बाकी जितने भी है वो बैक्टीरिया है, तो इस प्रकार से भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। मतलब अगर आप ईस्ट भी आंसर लिखोगे और रीजन दे दोगे कि भाई ईस्ट क्यों बाहर निकलेगा तो भी करेक्ट है, क्लॉस्ट्रिडिया क्यों बाहर निकलेगा क्योंकि ये हार्मफुल है, बाकी सब यूजफुल है, तो भी करेक्ट मिलेगा आप लोग को। रूट रॉट, रस्ट, टैमरा, रुबेला, मोजाइक, तो इसमें आ जाएगा रुबेला क्योंकि ये क्या है, एक ह्यूमन वायरल डिसीज है और बाकी जो है ये प्लांट डिसीज है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो योगर्ट वगैरह दिया हुआ, यहाँ पे ब्रेड दिया हुआ, इसका योगर्ट दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ब्रेड में आपका ईस्ट पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फूड मटेरियल के बारे में दिया है, रूट मॉड्यूल्स ऑफ लेगिमिनस प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इडली में लैक्टोबैसिलाई भी होता है, ईस्ट भी होता है। डोसा में भी लैक्टोबैसिलाई और ईस्ट होता है। स्पॉइल्ड पोटैटो करोई में क्लॉस्ट्रिडियम होता है या फिर म्यूकर होता है जो कि एक फंगस है, हार्मफुल बैक्टीरिया है। फिर देखो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर था हमारा, इसमें ये दिया था देखो, हार्मफुल वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, डोमेस्टिक वेस्ट लेफ्ट ओवर फूड होता है, बायोमेडिकल वेस्ट कॉटन नीडल्स बैंडेज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट केमिकल पिगमेंट्स होता है, अर्बन वेस्ट ग्लास रबर कैरी बैग्स होता है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। फिर कंप्लीट द ये कि ऑफ द अबायोटिक फैक्टर बायोडाइवर्सिटी बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट, ठीक है ना। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। फिर ये जियोग्राफिक ये हो गया, एस्टैब्लिशमेंट वेयर क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर रिकॉर्डेड, कहाँ होता है, ऑब्जर्वेटरी में होता है, ठीक है ना। फिर देखो ये वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला चैप्टर, ठीक है ना, इसमें रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सारा चीज़ आंसर मैंने लिख रखा है, बच्चा याद कर लेना। तो 10 चैप्टर तक ही मेनली आने वाले हैं, इतना मुझे बताया गया था। तो यहाँ पे फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमने ये सारा ऑलमोस्ट आपको रिकॉल करा दिया है, क्योंकि देखो अगेन ये तो हमने आपको पीडीएफ देना था, बस आपको रिकॉल कराना था, तो हमने ये वीडियो बनाया आपके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब तक आप सारे चैप्टर्स को समझ नहीं लेते, जब हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो जब तक समझ नहीं लेते तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका अगर साइंस का पेपर नहीं हुआ है 9th का, तो प्लीज़ समय निकालो, 1.5 की स्पीड पे लगाओ और चैप्टर 1 से लेके जो भी चैप्टर आपके आने वाले हैं उन सबके लेक्चर वीडियोस जो हमने अवेलेबल करके दिए हैं 1.5 की स्पीड पे देख डालो, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर जब क्वेश्चन आंसर्स और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ, 9th के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।